Hello dear students, welcome back again to the new lecture of WMP. Welcome back again to the aspect vision ब्रह्मास्त्र सीरीज. ओके, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज इस सीरीज का नाम क्यों है? क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं. ठीक है, तो अगर आपने पूरे सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा, अगर हमारे कोर्स से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में WMP मैंने पढ़ाया है, विजुलाइज करा के 3D सारे विजुलाइजेशन कराया है मैंने. इसके साथ साथ जो है रियलिस्टिक जो व्यूज़ होते हैं वो दिखाया है मैंने, है ना. सारी चीज़ एलोबरेट करके अच्छी तरीके से बताया है. और अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ को कंसाइज तरीके से कराया जाएगा ब्रह्मास्त्र में, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा. वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा जिसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. और इसके साथ साथ अगर आपने पहले डिटेल में पढ़ रखा है तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है. पहले मैंने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया और अभी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है डिटेल में, फिर भी आपको तब तो आपको पढ़ना ही चाहिए ताकि एग्जाम में आप इजीली पास कर सके, है ना. यहाँ से आपको चांस बढ़ जाता है आपके एग्जाम पास करने के. ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये है पहला लेक्चर ब्रह्मास्त्र का, और स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग. ये जो क्वेश्चन इस लेक्चर में है, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा मॉड्यूल 1 से स्टार्ट होता है. इस लेक्चर में मॉड्यूल 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वही डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग. ठीक है, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग. इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है इसमें, वो क्या है, डिस्क्राइब वेरियस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा है कि मेटल फॉर्मिंग है क्या आखिर. सबसे पहले तो वो आपको डिफाइन करना है. उसके बाद अलग अलग जो मेटल फॉर्मिंग के प्रोसेस हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है एक एक करके. ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो फॉर्मिंग क्या है. फॉर्मिंग एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना. फॉर्मिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, दैट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ ए मटेरियल विदाउट एडिंग और रिमूविंग मटेरियल. तो हमारा जो है यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम लोग फोर्स का अप्लाई करके किसी बॉडी का शेप चेंज कर रहे हैं. वहाँ पे ना ही कोई मटेरियल रिमूव कर रहे हैं ना ही ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अब ये रिमूव ऐड की बात आपको आगे समझ आएगी जब हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, हम लोग कोई भी बॉडी है उसमें फोर्स लगा रहे हैं और उसका शेप चेंज कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल सा बात, इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग. ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है, और उसको जब हम लोग रिसेप करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का शेप चेंज करना, शेप या साइज चेंज करना फोर्स के हेल्प से. फोर्स अप्लाई किए, उसका शेप या साइज चेंज हो गया, उसको डिफॉर्मेशन कहेंगे. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है, सारे बॉडी में तो पॉसिबल नहीं है, सारे मेटल में पॉसिबल नहीं है. वो जो है वहाँ पॉसिबल है जहाँ मेलेबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो मेटल में. ठीक है, हमारे मेटल में डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, तभी जाके ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पॉसिबल है. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो क्या किया, मेटल फॉर्मिंग जो है क्या कहता है डिस्कस कर लिया. अब एक एक करके कौन कौन से प्रोसेस हैं वो डिस्कस करना है. तो कॉमन फॉर्मिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो है वो है हमारा फॉर्जिंग. फॉर्जिंग में क्या होता है, फॉर्जिंग में हम लोग मेटल शेप जो चेंज करते हैं उसमेमें कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं ना. हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं. या तो वो डाई से होगा. अब डाई क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है. ठीक है, एफ. इस टाइप का कोई मेटल, कोई आखिर क्यूब बॉडी होगा, उसको हम लोग यहाँ पे रखे, ऊपर से ये डाई है. ये डाई क्या करता है, एक स्पेसिफिक शेप में चेंज कर देता है. वो ज़्यादा हार्ड मटेरियल का बना होता है, और ये क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, या फिर हम लोग इसको क्या किए, थोड़ा मेल्ट कराए हैं, थोड़ा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक अगर इसको हॉट वर्किंग प्रोसेस में रखें तो वो है. तो यहाँ पे हम लोग या तो हैमर का यूज करेंगे, हैमर से भी कंप्रेशन लगा के कर सकते हैं, या फिर डाई का कर सकते हैं. ओके, तो ये हमको इस शेप में चेंज करना है इस बॉडी को. तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. नीचे ऑलरेडी जो है क्या है, ये स्टैटिक है. ठीक है, दोनों साइड से कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, और जब ऐसे दो अपोजिट साइड इस तरह फोर्स लगता है, ये हमारा बॉडी है. ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है, अपोजिट ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्रेशन होता है. ऐसे हुआ तो ये टेंशन हुआ. ठीक है, तो
फॉर्जिंग में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का शेप चेंज करते हैं। अब जो फॉर्ज्ड पार्ट होता है ना, वो हाई स्ट्रेस एप्लीकेशन, जैसे कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव गाड़ी में जितने भी चीज, गियर, क्रैंकशाफ्ट, ये सब एरोस्पेस का पार्ट्स बनता है, वो सारे फॉर्जिंग प्रोसेस से बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, कितने तरह के फॉर्जिंग होते हैं, 2 तरह के फॉर्जिंग होते हैं, ओपन डाई फॉर्जिंग और क्लोज डाई फॉर्जिंग। ओपन डाई फॉर्जिंग में क्या होता है, यहाँ पे अगर इस जो है वर्ड को समझने की जरूरत नहीं, वो तो आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा, मेन यहाँ पे इस डायग्राम से समझना है। ओपन डाई में क्या हो रहा है, हमारा जो डाई है ना वो क्लोज्ड नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। ये एक बार जाके यहाँ पे बंद हो जाएगा। इस इमेज को अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन है। इस शेप से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो जब क्लोज होता है तो एक स्पेसिफिक चेन शेप में आ जाता है, और जब ओपन होता है तो हमारा बॉडी जो है वो जो है ओपन हो जाता है, मतलब फ्लैट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई साइड से शेप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इस इमेज से ही पता चलेगा आपको। और ओपन डाई फॉर्जिंग जो होता है ना, मेनली लार्ज कंपोनेंट के लिए होता है, और क्लोज डाई क्या होता है, मीडियम साइज या स्मॉल बॉडी के लिए होता है। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, वो है रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में हमारा जो मेटल बॉडी होता है उसको कोई 2 रोलर जो घूमता हुआ रहता है, रोलर क्या होता है, ऐसा, ये हमारा रोलर है, ये 2 रोलर है, ये घूम रहा है, इस एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है, ये इस एक्सिस में घूम रहा है, और ये कोई ज़्यादा थिकनेस का बॉडी है, और इसको इसके बीच से पास करा के इसका थिकनेस कम करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। आपको जो है ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो है ये सारा नोट्स आपको क्वेश्चन बैंक की तरह, गेस्ट पेपर की तरह आपको मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र में। यहाँ पे ये सारे वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना, ये वीडियो जो मिल रहा है आपको, इसका क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है, कि वो जो वर्ड आपको वहाँ समझ नहीं आए वो वीडियो से समझना है, बाकी पढ़ने के लिए आपको नोट्स दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझना है, एक एक वर्ड को हम समझाएंगे, ध्यान से देखिए। ओके, तो रोलिंग हो गया। अब रोलिंग जो होता है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, हम लोग इससे क्या करते हैं, सीट मेटल जो चदरा टाइप का मटेरियल होता है, मेटल का सीट बनाना। ठीक है, वो जो चीज़ है यहाँ पे होता है, वो चीज़ जो है रोलिंग के हेल्प से होता है। इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चरल बीम बनाना आपने देखा होगा, कहीं पे अगर स्टील बिल्डिंग बन रहा हो तो वहाँ पे, या फिर रेलवे का जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि बीम, स्टील का बीम रहता है। वो बीम कैसे बनता है, वो बीम बनता है फॉर्मिंग के प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट रेल्स जिसपे ट्रेन चलती है ना, जो 2 होता है उसको रेल कहते हैं। ठीक है, तो वो रेल भी जो है रोलिंग प्रोसेस से बनता है। इसके साथ साथ और वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं कि रोलिंग जो है होता है ना, एक होता है हॉट रोलिंग, एक होता है कोल्ड रोलिंग। हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हॉट रोलिंग में क्या होता है कि हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं। कितना तक हीट करते हैं, इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को भी समझ लेना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है वैसा टेम्परेचर तक किसी बॉडी को हीट करना जब उसका इंटरनल ग्रेन जो है ना न्यू प्रोड्यूस होना लग जाए। जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसका, वो स्ट्रक्चर चेंज होकर नया ग्रेन प्रोड्यूस होने लग जाए, तो उसको हम लोग उस लेवल तक के जो हमारा टेम्परेचर है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, ये ज़्यादातर जो मेटल होते हैं उसके क्या होता है, एक्चुअल मेल्टिंग टेम्परेचर से 30 to 40% होता है। ठीक है, तो ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। और हॉट रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, कितने लेवल तक, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग रोलिंग स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या है, हमारा जो बॉडी है वो ईजिली डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हॉट रोलिंग है। और कोल्ड रोलिंग में क्या होता है कि हम लोग बॉडी को हीट नहीं करते हैं, नेचुरल जो रूम टेम्परेचर है हम लोग उसी टेम्परेचर में इसको जो है रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है एक्सट्रूजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, एक्सट्रूजन। अब ये एक्सट्रूजन क्या है, देखने में तो लग रहा है रोलिंग की तरह ही। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा बड़ा डाई है। ठीक है, कैपिटल डी इसका डायमीटर ज़्यादा है, और ये हमारा क्या है, डाई है। ओके, ये हमारा डाई है, और इस डाई के आगे लास्ट पोर्शन में ना इसका डायमीटर कम हो जाता है। तो जब हम लोग को कोई मोटा, ज़्यादा डायमीटर, बड़ा डायमीटर वाला बॉडी का अगर डायमीटर कम करना है, तब जाकर हम लोग यहाँ यूज करते हैं एक्सट्रूजन। ये जो बॉडी है ये रोल है ना, ऐसा है इसका शेप।
पाइप की तरह। अगर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, होलो नहीं है। अब इसका अगर हम लोग को क्या करना है, इस पाइप का इस रॉड का थिकनेस बदलना है, डायमीटर बदलना है, डायमीटर कम करना है, तो ऐसे केस में हम लोग एक्सट्रूजन का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है फोर्स जो अप्लाई होता है हमारा, ये फोर्स अप्लाई होता है इधर से, फोर्स अप्लाई होता है इधर से, ठीक है, इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और ये इसका डायमीटर जो है कम होते जाता है। ओके, तो ये हमारा एक्सट्रूजन है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। अब ड्राइंग क्या है ना कि ड्राइंग में जो है हमारा यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ एक्सट्रूजन में जो चीज़ था वही चीज़ हम यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर ही कम कर रहे हैं, है ना, डायमीटर ही कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग फोर्स जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं इसको, ठीक है, पी हम लोग पुल कर रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं आगे से। और यहाँ क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। ये डिफरेंस है, ठीक है, इस माइन्यूट डिफरेंस को आपको समझना है। ओके, तो ये हमारा क्या था इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें हम लोग क्या क्या बात की, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग, डिस्क्राइब मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन है आपके 7 मार्क्स में आते हैं। और इसमें जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मिंग को अच्छे से समझा देना है सर को, सामने वाले सर चेक करेंगे, उनको समझाना है आपको, है ना। उसके बाद जो है कॉमन फॉर्मिंग प्रोसेस लिखना है। और पहला क्या होता है, फॉर्जिंग होता है, दूसरा क्या होता है, रोलिंग होता है, तीसरा क्या होता है, एक्सट्रूजन होता है, चौथा क्या होता है, ड्राइंग होता है। सारे को एक्सप्लेन कर देना है विथ डायग्राम। डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी 4 फॉर्जिंग ऑपरेशन विथ सुटेबल डायग्राम, लिस्ट एनी 5 फॉर्जिंग डिफेक्ट। तो अभी अभी हम लोग फॉर्जिंग पढ़े, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्जिंग पढ़ा है ना, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर फॉर्जिंग पढ़ा, और यहाँ पे फॉर्जिंग का भी टाइप्स होता है, ठीक है, फॉर्जिंग का भी टाइप्स होता है और वो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। इसके साथ साथ फॉर्जिंग के ऑपरेशन में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। हम लोग जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, हम लोग को जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो बन नहीं पाता है, वो कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है उसमें, उसको डिफेक्टिव मानते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं फॉर्जिंग प्रोसेस में, वो हम लोग को 5 एटलीस्ट 5 लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आपके 7 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, है ना। ओके, 7 मार्क्स कम नहीं होता है ना, 4 क्वेश्चन 7 मार्क के बना लिए तो आराम से अब पास होने से कोई नहीं बचा सकता है ना, पास आराम से हो सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्जिंग तो हम लोग को पता है, फॉर्जिंग इज अ मेटल वर्किंग प्रोसेस वेयर मटेरियल इज शेप्ड अंडर कंप्रेसिव फोर्स। हमने पहले भी बात कर लिया, यूजिंग टूल्स सच एज हैमर एंड प्रेसेस और डाई, ठीक है। तो पहला जो फॉर्जिंग प्रोसेस होता है, फॉर्जिंग का जो है ऑपरेशन जो है, फॉर्जिंग प्रोसेस क्या है, पहला है अपसेटिंग, ठीक है। पहला क्या है, अपसेटिंग। अपसेटिंग क्या होता है, अपसेटिंग में क्या होता है, हम लोग जो है ना, हम लोग जो है ये मान के चलते हैं बॉडी है हमारा, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, इसका ऐसे लेंथ है, इसके लेंथ में हम लोग अगर यहां से फोर्स लगाएं, एक यहां से फोर्स लगाएं, एक दोनों से क्या लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स हो रहा है। अब ये फोर्स जब लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये डायमीटर बढ़ेगा इसका, ठीक है, इसका डायमीटर बॉडी का बढ़ सकता है। तो हम लोग इसके लेंथ के अलोंग अगर लगाते हैं, है ना, अगर कंप्रेसिव फोर्स हम लोग इसके लेंथ के अलोंग लगाते हैं, तब क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया, उस बॉडी का टेम्परेचर डायमीटर बढ़ जाता है इस फोर्स लगाने से, कंप्रेसिव फोर्स लगाने का, और इसी को हम लोग अपसेटिंग कहते हैं। जब भी हम लोग फॉर्जिंग के अपसेटिंग प्रोसेस में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगाएंगे बॉडी में लेंथ के अलोंग, और हमारा जो है क्या होगा, डायमीटर बॉडी का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपसेटिंग। नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं अक्सर जो है ना, हम लोग बोल्ट का हेड मान के चलते, ये हम लोग इस टाइप का बोल्ट बनाते हैं ना, आपने बोल्ट देखा होगा, नट बोल्ट, तो इसका हेड बनाने में काम आता है।
तो हम लोग इसका हेड बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से बॉडी में फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, तो इसका क्या होगा, डायमीटर ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पहले क्या था, इसका डायमीटर कम था, फोर्स लगाए, पहले थोड़ा हेड बढ़ाए और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है अपसेटिंग। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ओके, यहाँ पे हेडलाइन लिखना भूल गए हैं। ड्राइंग। ओके, तो ड्राइंग में क्या होता है, हमारा जो है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो अब जब भी हम लोग इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, ये हमारा बॉडी है, ये वर्कपीस है, इसके लेंथ के क्या हो रहा है, हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा डाई है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा बॉडी का क्या होगा, डायमीटर, यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर था। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स अप्लाई करने के बाद डायमीटर हमारा छोटा हो गया इसका। तो ऐसे हम लोग, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया फॉर्जिंग का। एक हम लोग फॉर्जिंग के ही अंदर आता है पंचिंग। पंचिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क पीस में जो है ना पंच को ड्राइव करते हैं। पंच क्या होता है अभी आगे हम लोग समझेंगे, अभी भी समझ लेते हैं। ऐसा एक शेप का टूल होता है, ठीक है, आगे पॉइंटेड होता है, जो हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है कहीं भी होल करने में। ठीक है, यहाँ से हम लोग हैमरिंग करेंगे, इसमें हथौड़ा मारेंगे तो बॉडी में ये छेद कर सकता है। ठीक है, होल बना सकता है। तो पंचिंग क्या करता है, हमारे वर्कपीस में पंचिंग में क्या होता है, हमारे वर्कपीस में पंच के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं, और उससे जो मटेरियल, मान के चलते हैं ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे क्या किए, पंच के हेल्प से, यहाँ पे हैमरिंग किए पंच से, यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया, और ये जो बॉडी निकलेगा, ये जो रिमूव होगा, आखिर होल करेंगे तो कुछ मटेरियल आउट होगा, उससे रिमूव होगा, तो वो मटेरियल को हम लोग स्लग कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग मेटल सीट में, अगर हम लोग को होल वगैरह करना हो या फिर वॉशर बनाना हो, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, पंचिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग वर्ड आज ही समझ लो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो अगर कोई, तो आज ही समझ लो, हमेशा काम आएगा। बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग मतलब होता है सिंपल सा अगर मीनिंग अगर बात करें तो मोड़ना, ऐसे अगर कोई चीज़ ऐसे मोड़ दी। ठीक है, तो बेंडिंग इन्वॉल्व्स डिफॉर्मिंग द वर्क पीस टू फॉर्म एन एंगुलर और कर्व्ड शेप। हमारा ये क्या था, पहले फ्लैट था, इसके बाद हम लोग क्या किए, एक नीचे डाई पे इस फ्लैट पोर्शन को लगाए और यहाँ से फोर्स लगाए। जब फोर्स लगाएंगे तो ये जो हमारा ऊपर का जो डाई या पंच जिस शेप में था उसी शेप में हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा बेंड हो जाएगा। इसका हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, जब भी हम लोग हुक्स बनाना हो, क्लैंप्स बनाना हो, ये सब जो है चीज़ बनाने में हम लोग बेंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करें कि फॉर्जिंग प्रोसेस में हमारा क्या क्या डिफेक्ट होता है। ठीक है, क्या क्या हमारा डिफेक्ट हो सकता है, वो डिफेक्ट क्या क्या है एक एक करके समझते हैं। पहला है सरफेस क्रैक। सरफेस क्रैक क्या होता है, हम लोग को सरफेस में जो भी तरह का क्रैक अगर हम लोग सही तरीके से फोर्स अप्लाई नहीं किए उसमें, तो सरफेस में क्रैक आ सकता है। वो विजिबल क्रैक होता है, हम लोग को दिखता है वो क्रैक। ठीक है, तो वो जो क्रैक होता है फर्स्ट पार्ट में होता है। क्यों होता है, वो होता है कई बार हम लोग लो टेम्परेचर में फोर्जिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, डक्टिलिटी जो है उसका रिड्यूस हो जाता है, और इससे क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, और इस रीजन से क्या होता है, क्रैक आ जाता है। उसके अलावा रैपिड अगर कूलिंग, वर्क पीस में अगर हॉट अगर हम लोग लगाए भी, हीटिंग किए भी हैं, तो फिर भी अगर इसका जल्दी से कूलिंग हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा थर्मल स्ट्रेस जो है आ जाता है उसमें, इसकी वजह से क्रैक आ जाता है। इसके बाद कई बार क्या होता है, हम लोग इम्प्रॉपर मटेरियल अगर यूज करते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर मटेरियल अगर सेलेक्ट करते हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज़ हो, कुछ अदर मटेरियल जो है इन्वॉल्व हो, तो वैसे केस में हमारा क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है उसमें क्रैक आ जाता है, सरफेस क्रैक आ जाता है। ठीक है, अब आखिरकार हमारा इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, इफेक्ट ये पड़ेगा कि हम लोग अगर सरफेस में क्रैक आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, जो हमारा बॉडी हमारा जो है उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, उसका फटीग रेसिस्टेंस जो है वो भी घट जाएगा। अब फटीग क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग इम्पैक्ट लोड डालते हैं ना, बार बार कोई हथौड़ा मार रहे हैं अगर, तो वो क्या है, इम्पैक्ट लोड है, वो जो रेसिस्ट करने का कैपेसिटी है उसको हम लोग कहते हैं फटीग रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा, ये जो आपका
प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब ऑटोमोटिव के पार्ट बनाया जाता है, गाड़ी का गियर वगैरह क्या होता है उसमें बार बार हमेशा कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती रहता है। तो उस फोर्स के रीज़न से हमारे यहाँ पे फटीग रेसिस्टेंस उसको रेसिस्ट करने के लिए होना चाहिए, और ये चीज़ अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफेक्ट है, नाम याद रखना है। सबसे पहला बात है कि सरफेस क्रैक याद रखना है। सरफेस क्रैक 4-5 है, 5 नाम याद रखना है। सरफेस क्रैक आपके दिमाग में अगर याद रहा तो बाकी का डिटेल्स आप ऐसे ही लिख देंगे जितना हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं ना। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है इंटरनल क्रैक्स। इंटरनल क्रैक्स नाम से ही पता चल रहा है बॉडी के ऊपर नहीं दिखेगा, सरफेस में नहीं दिखेगा, अंदर कहीं क्रैक हो गया। ठीक है, क्रैक्स विद इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, सरफेस पे नहीं दिखेगा। ये क्यों होता है? अक्सर हमारा जो ये होता है जब हम लोग हाई स्ट्रेस लगाते हैं, अगर कोई मटेरियल जो है इम्प्रॉपर है, उस लेवल का मटेरियल नहीं है जो चाहिए था, उससे एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हीटिंग जो कर रहे हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो कंसिस्टेंट नहीं है, एक अच्छा टेम्परेचर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वैसे केस में भी होता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ की बात अगर कर दे तो इम्प्योरिटीज़ के कारण वॉइड्स आ गया। ठीक है, कुछ अलग मटेरियल हमारा उसमें है तो इससे भी हो जाता है। ओके, इससे क्या इफेक्ट होगा? सेम इससे भी वही इफेक्ट होने वाला है कि इसका स्ट्रेंथ घट सकता है ना। लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? लोड, किसी भी बॉडी का लोड लेने का क्षमता वो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे केस में तो ये भी एक क्या है डिफेक्ट है जो फॉर्जिंग में होता है। इसके साथ साथ और क्या एक डिफेक्ट है वो है कोल्ड स्लट। ठीक है, कोल्ड स्लट क्या होता है? कोल्ड स्लट में हमारा जो मेटल होता है ना प्रॉपरली जो है एक दूसरे से, जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, फॉर्जिंग कर रहे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? फॉर्जिंग। पहले ये बॉडी जो है कुछ, पहले ये जो बॉडी होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस बॉडी को हम लोग यहाँ पे रखें और फिर इससे हम लोग फोर्स अप्लाई किए। अब जो फोर्स अप्लाई किए हम लोग, तो क्या हो रहा है ना कि ये बॉडी डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में वेल्ड नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से जुट नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है? एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड स्लट कहते हैं। ठीक है, कोल्ड स्लट कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अंदर में जो है कुछ इस तरह का, अगर क्रैक की बात करें हम ना, तो कुछ इस तरह का सीमिंग टाइप का हो जाता है। मान के चलते अंदर का स्ट्रक्चर ये क्या हो गया? होल हो गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है अंदर में। ये क्यों हो सकता है? कई बार हमारा जो है ना मटेरियल जो है सफिशिएंटली जो है क्या कहता है प्रॉपर तरीके से सारे एज में नहीं जा पाया, या फिर हमारा फॉर्जिंग का जो प्रेशर है वो लोड कम है, जितना चाहिए था प्रेशर वो कम है। तो ऐसे भी केस में हो सकता है कि एक दूसरे से हमारा मटेरियल जुटे ना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है? लो फॉर्जिंग टेम्परेचर। लो फॉर्जिंग टेम्परेचर के कारण भी हमारा जो है क्या हो सकता है? हमारा कोल्ड सेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पुअर लुब्रिकेशन। हमारा जो मेटल का फ्लो है वो कम है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं हम लोग लुब्रिकेशन सही से नहीं किए हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। ओके, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे क्या होगा? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगा। ये सब इफेक्ट आ सकता है कोल्ड सेट से। ओके, जितने भी डिफेक्ट है उसका अगर हम लोग इफेक्ट की बात करें, उसका हम लोग अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जो है हमारा क्या आएगा? मेन क्या आएगा? उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा बॉडी का। ठीक है, मेन अगर हम लोग बात करें इफेक्ट का तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है हमारा लैप्स। लैप्स में क्या होता है? हमारा मटेरियल जो है, मान के चलते ये हमारा बॉडी था, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर अंदर का ग्रेन है, एक दूसरे से ओवरलैप कर गया। ठीक है, ओवरलैप कर गया, अच्छे तरीके से वेल्ड नहीं हुआ और ओवरलैप कर गया। तो ये इसके कारण एक जो है हमारा डिफेक्ट आ जाता है। ये क्यों होता है? कई बार हमारा डाई जो है ना उसका डिज़ाइन अगर अच्छा नहीं है, हम लोग डिज़ाइन अगर हम लोग बात करें, ये जो डाई है अब कैसा शेप में चाहिए हमको, वो डाई का डिज़ाइन अच्छा है ही नहीं, जिस शेप में चाहिए थोड़ा अजीब है, अंदर स्ट्रक्चर सही नहीं, सरफेस सही नहीं है। इसके वजह से हमारा क्या होता है? डाई में कैविटी अगर आ गया तो ये सब वजह से हमारा ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, शार्प कॉर्नर, कई बार हमारा मान के चलते हैं कि ये डाई का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पे इस तरह से शार्प कॉर्नर बना दिया। अब इसमें हमारा मटेरियल जो है फील होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, तो इस वजह से भी हमारा लैप्स आता है। अब लैप्स से भी वही होता है हमारा जो है ना अलग अलग जगह जहाँ पे प्री मैच्योर फेल्योर हो जाता है, इसके साथ साथ जो है
फिनिशिंग में जो है दिक्कत आती है, स्ट्रेंथ घट जाता है, इसमें भी यही सब इफेक्ट आ सकता है। ओके, नेक्स्ट स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन क्या होता है, जब हमारा जो है ना बॉडी जो है जब हॉट रोलिंग प्रोसेस में रहता है तब जाके अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है हमारा मटेरियल, सरफेस जो है इसका क्या होता है एनवायरनमेंट में खुला हुआ होता है, हमारा एक लेयर हो जाता है, उससे ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल का लेयर बन जाता है उसमें, है ना, तो उसको हम लोग स्केल कहते हैं। और ये जो फॉर्मेशन होता है क्यों होता है, हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है, हमारे प्रोसेस में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो फिर हमारा ये होता है। ओके, ठीक है, ज़्यादा अगर हीटिंग कर दी है प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है, तब भी हमारा क्या होता है स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। इसका क्या इफेक्ट है, जब भी हमारा स्केल फॉर्मेशन होता है, अगर आपको इमेज क्लासेस में मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्या है कि सरफेस जो है ना थोड़ा रफ हो जाता है इसकी वजह से। स्केल फॉर्मेशन मतलब ये होता है थोड़ा सरफेस थोड़ा रफ दिखेगा आपको, स्केल जहाँ पे फॉर्म हो गया उसको देखने का यही तरीका है, उसको पहचानने का, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो जा सकता है, अगर इसका रफनेस आ गया थोड़ा सरफेस में तो इसका डायमेंशन जो एक्चुअल है एक्यूरेट नहीं होने वाला है, ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है। इसके साथ साथ हम लोग को इसको मशीनिंग फिनिशिंग करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब इसका जो है इफेक्ट है स्केल फॉर्मेशन का। तो ये आपका था इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया फॉर्जिंग का टाइप्स क्या क्या होता है ना, अलग अलग फॉर्जिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने डिफेक्ट की बात की कि फॉर्जिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज हॉट वर्किंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। व्हाट इज हॉट वर्किंग प्रोसेस, राइट 4 एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो हम लोग कोई भी तरह का फॉर्मिंग करते हैं, मेटल फॉर्मिंग करते हैं, या तो उसमें कोल्ड वर्किंग करते हैं या हॉट वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो हॉट वर्किंग से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हॉट वर्किंग इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच मटेरियल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड एट ए टेम्परेचर एबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मैंने पहले ही बता दिया, और जब भी हमारा मटेरियल जो हमारा मेटल है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर, और इसमें क्या होता है हमारा बॉडी प्लास्टिक में हो जाता है, प्लास्टिक फॉर्म में हो जाता है। इससे क्या होता है और क्या होता है, हमारा बॉडी ईजिली डिफॉर्म कर सकता है, हम लोग कोई भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली, बहुत कम एफर्ट में। तो इस लेवल के जो हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं एट दिस एलिवेटेड टेम्परेचर द मटेरियल बिकम्स मोर डक्टाइल, है ना। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लगभग हमारा मेल्ट होते रहता है, तो मेल्ट होने का से तो थोड़ा पहले का बात होता है, तो वैसे में क्या होता है हमारा बॉडी और डक्टाइल हो जाता है, ठीक है। ओके, इससे क्या होता है हम कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें ब्रिटलनेस कम हो गया है। ओके, तो ये हमारा जो इसमें क्या क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, फॉर्जिंग में एक तो फ़ायदा होता है, रोलिंग में, एक्सट्रूजन में, हॉट ड्राइंग में, ये सारे में हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हॉट वर्किंग प्रोसेस में और क्या होता है, हमारा ग्रेन जो होता है ना रिक्रिस्टलाइज करते रहता है कंटिन्यूसली, हमारा जो इंटरनल ग्रेन है बॉडी का वो फिर से नया बनना स्टार्ट कर देता है, रीस्ट्रक्चरिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस में होता है। अब अगर बात करें कि आखिर हॉट वर्किंग प्रोसेस का क्या क्या एडवांटेज है, तो पहला एडवांटेज है इससे डक्टिलिटी और वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। अगर बॉडी प्लास्टिक है अभी, ठीक है, प्लास्टिक मतलब वो वाला प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि जो इजिली डिफॉर्म कर जाए, ऐसे अगर कोई रबड़ का बॉडी है उसको खींचे 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 तो ऐसे खींचा जाए, है ना, रबर बैंड है ना, उसको खींचे तो खिंचाते गया तो उसको क्या कहेंगे लोग, प्लास्टिक, और छोड़ दिए तो फिर रिगेन कर लिया अपना एक्चुअल शेप तो उसको कहेंगे इलास्टिक। लेकिन खींचने के बाद फिर एक्चुअल शेप रिटर्न नहीं कर रहा है, कि जितना खींच रहे खिंचाते जा रहा है ना, तो उसको हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक का मतलब वो है, तो जब भी हमारा बॉडी प्लास्टिक होता है तो डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाता है, इसके साथ साथ वर्केबिलिटी, इजिली हम लोग वर्क कर सकते हैं, कम एफर्ट कम फोर्स लगा के हम लोग बॉडी को कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं। एक तो ये फायदा है हॉट वर्किंग प्रोसेस का। एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेस, जब हमारा बॉडी फ्रीली मूव करता है, मान के चलते हम लोग फोर्स लगाते हैं इजिली हम लोग कोई भी शेप में चेंज कर देते हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज को। मान के चलते ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, यहाँ पे समझना। इधर से हम लोग एक फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, दोनों अपोजिट फोर्स है, तो ये बॉडी जो है ना ऐसे यहाँ से टूटना चाहेगा, तो इसको जो रेसिस्ट करता है, इसको जो बचाता है ना,
इसको जो बचाता है ये फोर्स, इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, ये जो रेसिस्ट कर रहा है, इसको टूटने से बचा रहा है, इंटरनल, इसका क्या है, ये बॉडी का इंटरनल स्ट्रेंथ है और उसी को कहते हैं इंटरनल। इसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो है इंटरनल स्ट्रेस। तो ये इंटरनल स्ट्रेस, अब हमारा ये बॉडी अगर डक्टाइल है तो क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे खींचेंगे तो हमारा बॉडी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हम लोग यहाँ फोर्स लगाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे केस में हमारा इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो चुका है, एकदम एलिमिनेट हो चुका है ना। तो ऐसा हमारा बॉडी बनता है। तो ये एक फ़ायदा है। उसके साथ साथ रिड्यूस्ड फोर्स रिक्वायरमेंट, हम लोग का इंटरनल स्ट्रेस है नहीं, डक्टिलिटी बढ़ गया, वर्केबिलिटी बढ़ गया, तो ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है नहीं। ये हम स्टोरी की तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी को हॉट वर्किंग प्रोसेस में रखें तो सबसे पहला क्या होगा हमारा डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। डक्टिलिटी अगर बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस एलिमिनेट हो गया। अगर आपको कोई खींच रहा है और आप जो है उसमें रेसिस्ट रोक ही नहीं रहे खुद को, तो आप तो खिंचा जाएंगे। तो वैसे केस में सामने वाला जो आदमी होगा उसको तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा ना। तो वैसे केस में हमारा फिर क्या हो रहा है, फोर्स घट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडवांटेज है। इसके साथ साथ एक और एडवांटेज क्या है, होमोजेनियस ग्रेन स्ट्रक्चर। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, सारा ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है इंप्रूव हो जाता है इसका। ठीक है, और उसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है होमोजेनियस हो जाता है, मतलब सारी जगह एक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही आपको लिखना था। जैसे कि मैंने यहाँ पे कम वर्ड में लिखा है, आप इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि सर ने तो दे दिया, इतना सारा मटेरियल आपको दे दिया, तो क्या हम लोग आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम जो यहाँ पे समझा रहे हैं आपको वो समझना है कि एक्चुअल क्या कह रहे हैं सर। उसके बाद अपने वर्ड में लिखना है। अगर किसी का इंग्लिश वीक है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा 5 बार 6 बार राइटिंग करना है। ठीक है, एग्जाम के पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, कम से कम 3 बार एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका इंग्लिश वीक भी है तो फिर भी आपके माइंड में आएगा वहाँ पे लिखने के लिए। तो ये एक टिप आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों के लिए है, जिसको आता है कि हाँ आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो यहाँ पे समझना है और करना है। समझना सबको है। अगर किसी का अगर इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, दिक्कत होता है, वर्ड नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एग्जाम के पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। कम से कम 3 बार एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 1 to 1 पूरा A to Z जितना भी बताए उतना सारी चीज़, डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, सारा जो क्वेश्चन है ये सब 7 मार्क्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। डिस्क्राइब वेरियस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। ठीक है, डिस्क्राइब वेरियस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। मैंने क्लास में जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि एडवांस्ड मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा है ना। जो मैनुअल मेथड है उससे ज़्यादा बेटर, उससे ज़्यादा इनोवेटिव, ठीक है, उससे ज़्यादा ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड को हम लोग को डिस्क्राइब करना अलग अलग तरह के। डिस्क्राइब एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड अगर सिर्फ लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि हम लोग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डेफिनेशन है, वो हम लोग लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, वेरियस, मतलब जितने तरह का होता है लगभग जो पॉपुलर है, वो सारे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो अगर बात करें तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होता है, जो भी इनोवेटिव टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग मेथड का, है ना, जो भी नया टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारा, जिसमें कि ऑटोमेशन हो, प्रिसीजन हो, हाई क्वालिटी का बॉडी प्रोडक्ट बनाने का कैपेसिटी हो, तो वो सारा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में आता है। ठीक है, और ये मेथड जो है ना नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है। मान के चलते हैं कि आज से पहले जो है हमारा जो कपड़ा होता था वो अलग तरीके से जो है मैन्युफैक्चर होता था। अभी के टाइम पे क्या हो गया है, पूरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, ऑटोमेटेड हो गया है ना, सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के। ये हमारे क्या है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं। अब एक एक करके हम लोग ईच एंड एवरी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड पढ़ेंगे जो आज के टाइम पे पॉपुलर है। तो पहला क्या है, पहला है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पहला क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसको 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें हम लोग जो भी प्रोडक्ट होता है उसको लेयर बाय लेयर बनाते हैं कोई भी डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। लेयर बाय लेयर 3D प्रिंटिंग के हेल्प से अभी के टाइम पे घर भी बन रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंक्रीट का लेयर बाय लेयर, अगर आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, लेयर बाय लेयर बॉडी बनते जाता है और क्या होता है, हमारा हाउस तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मटेरियल जो यूज होता है, मटेरियल वो होता है प्लास्टिक, मेटल, और उस प्लास्टिक मेटल का कंपोजिट भी हो सकता है, अदर मेटल का कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, इसका जो भी चीज़ बनाना है उसका मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल को फिर हम लोग क्या करते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन में जी कोड के हेल्प से भेजते हैं, और वो मॉडल को क्या करता है जी कोड में स्लाइस्ड, हमारा जो बॉडी है लेयर बाय लेयर स्लाइस थिन लेयर में हम लोग जो है कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हमारा 3D प्रिंटर जो है उसके हेल्प से सिक्वेंसली हमारा क्या करता है, लेयर बाय लेयर मटेरियल को बनाता है और फाइनल प्रोडक्ट एक टाइम पे तैयार हो जाता है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऐसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसमें हाई इंटेंसिटी लेजर बीम का यूज किया जाता है। किस किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, पहला है कटिंग, हम लोग कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा है वेल्डिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ड्रिलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग तो आपको पता है, कोई भी चीज़ को काटना, इसके बाद वेल्डिंग जोड़ना, है ना, वेल्डिंग जोड़ना मटेरियल के हेल्प से, ड्रिलिंग होल करना, इसके साथ साथ सरफेस ट्रीटमेंट, हमारा अभी अब हमने बात किया ना कि डिफेक्ट की वजह से हमारा सरफेस डैमेज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करना, सरफेस फिनिशिंग करना, ये सारा लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, ठीक है। लेजर कटिंग में क्या होता है कि हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और कन्फाइंड हमारा जो है लेज़र बीम होता है जो बहुत हाई प्रिसीजन से मटेरियल को कट कर सकता है। लेज़र वेल्डिंग में क्या होता है, लेज़र को जो यूज करके हम लोग मटेरियल को ज्वाइन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिसीजन और कंट्रोल। अभी एग्जाम में लिखने के लिए आपको इतना शॉर्ट में बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, हमने लेक्चर में पूरा डिटेल में बात किया है सब चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेजर से ड्रिलिंग कर सकते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट, जितना भी हमारा हार्डनेस है, रेसिस्टेंस अगर बढ़ाना है, उसका सरफेस का फिनिशिंग इंप्रूव करना है, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लेज़र बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ का यूज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉडी बनाने में, मेडिकल डिवाइस बनाने में, एरोस्पेस, एरोप्लेन जहाँ पे बनता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और अदर भी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज की बात करें तो क्या हम लोग हाई प्रिसीजन, जो भी हम लोग कटिंग करेंगे बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट जो साइज हम लोग को चाहिए ज़्यादातर उतना ही साइज का हम लोग मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनिमल मटेरियल वेस्ट होता है, इसमें मटेरियल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और क्या होता है अलग अलग चीज़, एक लेज़र बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग वाइड फील्ड में वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। तो ये आपका क्या था, लेजर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा सीएनसी। सीएनसी क्या होता है, आपका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, या फिर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ये जो सीएनसी मशीनिंग होता है, सीएनसी मशीनिंग में हमारा जो है ना क्या कहता है, सारा चीज़ ऑटोमेटेड होता है, अगर आपको कटिंग करना है या फिर ड्रिलिंग करना है, ये सारा चीज़ ऑटोमेटेड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कंप्यूटर वो सारा चीज़ देखता है, जितना भी चीज़ हम लोग मैनुअली ऐसे करेंगे, मान के चलते अगर हम लोग को कोई वुड को कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हैंड सॉ चलाएंगे मैनुअली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीएनसी कोई भी डिज़ाइन का कटिंग करना वो सारा ऑटोमेटिक कर लेता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को कोई भी डिज़ाइन जो भी कट करना है, इधर वुड को कट करना है या मेटल को कट करना है, ठीक है, सारे जो डिज़ाइन है या कोई भी बॉडी को कट करना है वो डिज़ाइन जो है कैड पे बनाया जाता है, ठीक है। ऑटो कैड आप लोग सीखेंगे, है ना, ऑटो कैड में डिज़ाइन बनता है, या अदर भी कैड सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, उसमें डिज़ाइन बनते हैं। वो डिज़ाइन बनने के बाद वो जो है जी कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब जी कोड क्या होता है, जी कोड एक लैंग्वेज है जो कि सीएनसी मशीन को समझ में आता है ना। अभी आप लोग पीपीएस में पढ़े होंगे ना, सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आता है, तो यहाँ पे जो सीएनसी मशीन है उसको जी कोड समझ में आता है। तो जी कोड से जी कोड में कन्वर्ट होने के बाद जी कोड इंस्ट्रक्ट करता है कि कहाँ पे कैसे मूव करना है,
कहाँ हॉरिजॉन्टल घूमना है, कहाँ वर्टिकल घूमना है, कहाँ कर्व्ड घूमना है, तो वैसे तरीके से ये कट करता है। सीएनसी मशीनिंग में जो है ना अलग अलग तरह के सीएनसी मशीन होते हैं। पहला हमारा क्या है, सीएनसी मिलिंग। ठीक है, सीएनसी मिलिंग क्या होता है, मिलिंग की अगर बात करें तो ऐसा कोई एक बॉडी होता है जो थोड़ा शार्प होता है, बहुत बड़ा मशीन में लगा होता है, ये रोटेट करते रहता है। ठीक है, और ये रोटेट करते रहता है और ये जो भी बॉडी में जाएगा, जिस शेप का हम लोग को कट करना है, मान के चलते ऐसा कट करना है, कोई भी शेप का कट करना है, ये कटिंग कर सकता है, ग्रूविंग कर सकता है। तो मिलिंग ये होता है। टर्निंग क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, हमारा मान के चलते सीएनसी लेथ मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस समझना है, मिलिंग, टर्निंग और ग्राइंडिंग, इसका जो है डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो मिलिंग में क्या होता है, हमारा जो कटिंग टूल्स होता है, ये मान के चलते हैं कटिंग टूल्स है, और ये कटिंग टूल्स ही रोटेट होता है। ठीक है, कटिंग टूल्स ही रोटेट होता है मिलिंग में। और टर्निंग में क्या होता है, हमारा वर्क पीस रोटेट होता है और हमारा कटिंग टूल क्या होता है, स्टैटिक रहता है और जो शेप में चेंज करना वो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सीएनसी ग्राइंडिंग क्या होता है। तो सीएनसी ग्राइंडिंग में क्या होता है, सीएनसी ग्राइंडिंग हो या मैनुअल ग्राइंडिंग हो, ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि एक एब्रेसिव व्हील जिसका सरफेस जो है ना बहुत ही रुखड़ा होता है, वो जो है रोटेट करता है और हमारा सरफेस जो रफ सरफेस किसी बॉडी का है उसको फिनिशिंग करता है। ठीक है, तो ये सब है। और ये सारा चीज़ मैनुअली तो होता ही ये सारा चीज़ सीएनसी मशीन से भी हो सकता है। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है सीएनसी मशीनिंग का, पहला है एरोस्पेस का कंपोनेंट बनाने में, फास्टली हम लोग एरोस्पेस का कंपोनेंट बना सकते हैं। ऑटोमोटिव पार्ट्स बना सकते हैं, गियर हो, क्रैंक शाफ्ट हो, ये सारी चीज़ बना सकते हैं। मेडिकल डिवाइस, बहुत सारे मेडिकल डिवाइस जो होते हैं, सर्जिकल डिवाइस, वो सारे बनाए जा सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट, वो सब अगर फास्टली बनाना है तो वो हम लोग सीएनसी मशीनिंग से बना सकते हैं। अभी के टाइम में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो है सीएनसी मशीनिंग का यूज करती है। ठीक है, मैनुअली कोई वर्क नहीं करता अब। ठीक है, पहले होता था कि मैनुअली वर्क होता है, अब सब सीएनसी मशीनिंग पे आ गए हैं। ओके, तो इसका क्या क्या एडवांटेज है, सबसे वाला बात है हाई रिपीटेबिलिटी, मतलब एक ही जैसा जो प्रोडक्ट है बहुत सारा अगर हम लोग को बनाना है तो वो प्रोडक्ट जो है इजीली बना सकते हैं, बहुत ही फास्टली बना सकते हैं। हाई प्रिसीजन होता है, जो एग्जैक्ट शेप चाहिए, 10 को अगर मटेरियल बनाना है, 10 बॉडी बनाना है, सब सेम बन सकता है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है हम लोग बना सकते हैं इजीली, ये एबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका सीएनसी मशीनिंग। नेक्स्ट जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है वो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में क्या होता है, हमारा जितना अभी के टाइम में रोबोट का जमाना, हर एक चीज़ कंपोनेंट जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। ठीक है, जैसे हाई एफिशिएंसी रोबोटिक्स की अगर बात करें तो ये इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो इन्वॉल्व होता है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। ठीक है, ये है हमारा रोबोटिक्स। अब रोबोट्स क्या है, अगर रोबोट्स की बात करें तो क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है ऑटोमेटिकली, ऑटोनोमसली। इसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है कई केस में, कई बार कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर केसेस में ये ऑटोमेटिक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोबोटिक्स है। ऑटोमेशन की बात करें तो एक तरह का ऐसा कंट्रोल सिस्टम, अदर कंप्यूटर या रोबोट, जो जितना मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो हम लोग ईजिली कर सकें, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, जो आदमी की कम ज़रूरत पड़े, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये हमारा रोबोटिक्स ऑटोमेशन, ये भी हमारा अभी के टाइम पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है। ओके, तो ये हम लोग क्या किया इस क्वेश्चन में, सारे जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या है, सबसे पहले वो जाना। उसके साथ साथ क्या जाना कि किन किन तरह के कितने जो भी हमारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसका जो है डिस्क्रिप्शन से लिखा है ना, लिखा या समझा। एग्जाम में भी आपको उसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है व्हाट इज कास्टिंग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कास्टिंग, इट्स प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन कास्टिंग। तो इसमें इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला कास्टिंग क्या होता है, उसके बाद क्या है, इसका क्या प्रोसेस है कास्टिंग करने का, उसके बाद क्या है, कास्टिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो आते हैं वो डिफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कास्टिंग क्या है। ओके, तो कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए लिक्विड मटेरियल
Typically, molten metal or plastic is poured or injected into a mold cavity where it solidifies to take the shape of the mold. ठीक है, तो ये तो होगी इंग्लिश डिफिनेशन की बात। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कास्टिंग में क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है इधर प्लास्टिक का मटेरियल हो या मेटल का मटेरियल हो, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम लोग उसको हीट से लिक्विड फॉर्म में जनरेट कर देते हैं, तो बना देते हैं। प्लास्टिक को भी अगर हम लोग हीट देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। मेटल को भी अगर हीट देंगे तो वो हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद हम लोग एक मोल्ड होता है, मोल्ड जिस मान के चलते कि हम लोग को ना ऐसा ग्लास बनाना है, ठीक है, ऐसा ग्लास बनाना है। तो ऐसा ग्लास बनाने के लिए हम लोग को ऐसा शेप चाहिए होगा, ऐसा शेप का मोल्ड चाहिए होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा फ्रस्टम शेप चाहिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल्ड, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी लिक्विड को शेप दे सके, उसको हम लोग मोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मोल्ड में हम लोग इस लिक्विड को पोर करते हैं। पोर करने के बाद जब ये सॉलिड कूल हो जाता है, कूलिंग के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो इसी का हम लोग जो है ऑपरेशन को, इसी प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। आफ्टर जो है सॉलिडिफिकेशन कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें करते हैं आफ्टर प्रोसेस है ये एडिशनल प्रोसेस, जैसे मशीनिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग, ठीक है। थोड़ा अगर कोई शेप थोड़ा एग्जैक्टली जिस टाइप का चाहिए था वैसा नहीं आया तो वहाँ पे हम लोग मशीनिंग करेंगे, फिर थोड़ा सरफेस इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिशिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कास्टिंग जो है ना सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप बना सकता है, ठीक है। ये एक फ़ायदा है कास्टिंग का। अब अगर हम लोग बात करें तो कास्टिंग प्रोसेस में जो है ना कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग क्या होता है और पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पैटर्न जो होता है वो कहीं ना कहीं रेप्लिका होता है। जैसे कि हमको अगर ये पेन बनाना है ना, तो ये सेम पेन किसी बॉडी से बना लेंगे, इधर हम लोग वुड से बना लेंगे, थर्मोकोल से बना लेंगे, है ना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कोई बॉडी मान के चलते कोई भी और मटेरियल है, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, वैक्स का बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बना लेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिका एक पीस बनाना है। अब इसके हेल्प से हम लोग फिर मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। मोल्ड बन गया, फिर रेप्लिका को हटाएंगे, मोल्ड तैयार हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न जो हमारा वुड से बन सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पैटर्न बनाने के लिए कौन कौन सा मेनली मटेरियल यूज करते हैं। तो हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, मेटल का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, मेनली यही करते हैं। पैटर्न हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद मोल्ड बना लिए। अब मोल्ड जो है वो कौन कौन से मटेरियल से बनता है, वो है सैंड, मेटल, सिरामिक, ये सारे मटेरियल से बनता है। नाउ अब हम लोग जो मेटल है, हम लोग उस मेटल को क्या करेंगे, मेल्टिंग करेंगे, ठीक है। फर्नेस में ले जाएंगे, उसको मेल्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेल्टिंग में क्या ज़्यादातर हम लोग जो कास्टिंग में आयरन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब यूज करते हैं। आफ्टर मोल्टिंग प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्टेन मटेरियल को पोर करते हैं, क्या, उस मोल्ड में। हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास के लिए मोल्ड बनाया ना, इसमें पोर करेंगे, ये मोल्टेन लिक्विड को डालेंगे, ठीक है, डालेंगे, ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा ऐसे से। उसके बाद थोड़े देर बाद क्या होगा ना, हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। द लिक्विड मटेरियल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनसाइड द मोल्ड। थोड़े देर में हमारा ये जो मेटल है, ये जो बॉडी है, ये हमारा पूरा एकदम डेंस हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला मोल्ड है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे ऐसे, ठीक है, और हम लोग का ग्लास बन के रेडी है, ठीक है। तो ऐसे हमारा वर्क करता है कास्टिंग प्रोसेस। ये कास्टिंग का यही प्रोसेस है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। तो पहला जो डिफेक्ट है वो है गैस पोरोसिटी। गैस पोरोसिटी में क्या होता है ना, हमारा ये कास्टिंग के बाद पता चलता है ना कि हमारे बॉडी में जो अंदर में बबल इस तरह का बन गया है, अंदर में एयर रह गया है, ठीक है, गैस रह गया। तो इसके वजह से क्या होता है, अंदर पोर हो जाता है, हमारा होल हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ अगर डिजॉल्व्ड गैस रह गया है, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर हो जाता है। मेनली अगर बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारा ज़्यादा गैस होता है जो इन्वॉल्व होता है हमारे गैस पोरोसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है श्रिंकेज डिफेक्ट। श्रिंकेज डिफेक्ट में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ना,
ये हमारा बॉडी जो है उसमें कैविटीज़, कुछ डिप्रेशन रह जाता है ना, इस टाइप का होल रह जाता है, थोड़ा बड़ा होल रह जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये होता है कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि इस टाइप का हमारा क्या था, मोल्ड था, ठीक है, इस टाइप का मोल्ड था, अच्छे तरीके से इसमें फिल ही नहीं हो पाया, तो कहीं कहीं होल रह गया, तो वही हमारा जो है क्या करता है, बाद में श्रिंक कर जाता है, उस एरिया में श्रिंक कर जाता है, तो इस टाइप का शेप बन जाता है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये चीज़ होता है, तो ये हमारा क्या है, श्रिंकेज डिफेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्या है, पोरिंग मेटल डिफेक्ट। अब पोरिंग मेटल डिफेक्ट जो होता है ये 3 तरीका का होता है। एक होता है मिश्रंस, इंक्लूजन, कोल्ड सट्स। ये क्या क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो मिश्रंस क्या होता है, मान के चलते हैं कि ऐसा हमारा मोल्ड था, अब यहाँ पे हम लोग जो है पोर कर रहे हैं, मेटल को पोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिल ही नहीं हो पाया, यहाँ पे खाली रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, कंप्लीट कास्टिंग नहीं हो पाया, जो एक्चुअल शेप चाहिए था ना। इनकम्प्लीट कास्टिंग वेयर द मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर फिलिंग द मोल्ड। हम लोगों ने पूरा मोल्ड को फिल कर भी नहीं पाया और ये सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रंस कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, नॉन मेटालिक मटेरियल ट्रैप्ड विद इन द मेटल। हमारा जो मेटल है, मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई मेटल था, उसको मोल्ड किया हम लोग, मेल्ट किए, मेल्ट करने के बाद कुछ कंकड़ वगैरह, छोटा छोटा पत्थर उसमें गलती से चला गया, ठीक है। उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग क्या किया, कंकड़ के जगह, पत्थर के जगह कुछ और भी मटेरियल हो सकता है नॉन मेटालिक, ठीक है। आफ्टर देन हम लोग जब पोर किए तो वो क्या हो गया, वो कंकड़ पत्थर भी सॉलिडिफाई हो गया इसके साथ साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूजन कहते हैं। इसको अगर बचाना है, इस चीज़ से हम लोग को प्रिवेंट करना है इस चीज़ को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोल्ड को हमेशा क्लीन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमारा मोल्ड में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाता है, उसके वजह से भी ये होता है इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पोरिंग मेटल डिफेक्ट में, तो नेक्स्ट होता है कोल्ड सट्स। कोल्ड सट्स क्या होता है, अगर हम लोग 2 साइड से पोर कर रहे हैं, ठीक है, इधर से भी पोर कर रहे हैं और इधर से भी पोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे लास्ट में एक जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे सही तरीके से ज्वाइन नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोल्ड सट्स। 2 स्ट्रीम्स ऑफ मोल्टेन मेटल डो नॉट फ्यूज प्रॉपर्ली, है ना, एक दूसरे से जुड़ा नहीं। ये हम लोग कोल्ड सट्स के बारे में पहले भी अभी पढ़े, है ना, फॉर्जिंग में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग, कास्टिंग का प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद क्या क्या पढ़ा, डिफेक्ट्स पढ़ा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्क्राइब सैंड कास्टिंग इन डिटेल। कास्टिंग के अंदर आता है एक मेथड है कास्टिंग का, सैंड कास्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पहले से चलता आ रहा है सैंड कास्टिंग। तो वो क्या होता है हम लोग को वो समझना है। सैंड कास्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली ये होता है कास्टिंग प्रोसेस में, जिसमें हम लोग मोल्टेन मेटल जो होता है ना, उसको पोर करते हैं सैंड मोल्ड में। हमारे पास मान के चलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, सैंड 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 है, सैंड है। अब इसमें हम लोग को कोई भी शेप बना, एक बार हम लोग पैटर्न बना लिए, उस पैटर्न को यहाँ पे डाले तो वो जो मोल्ड का शेप चाहिए हम लोग को ईजिली मिल गया। सबसे ज़्यादा ईजी मेथड है मोल्ड बनाने का, ठीक है। तो वो बन गया। अब इसमें हम लोग पोर किए मेटल को, ठीक है, तो हमारा मेटल कास्ट हो गया और ईजिली हम लोग फिर निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा बात है कि सैंड कास्टिंग में क्या होता है, हमारा मोल्ड जो होता है वो सैंड का बना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और वर्सेटाइल मेथड है कास्टिंग का, ठीक है। बहुत सारे बड़े से छोटे जो है मटेरियल बनाने में, बॉडी बनाने में हमारे ये काम आता है। अब कास्टिंग जो है इसमें जो है ना हम लोग अब क्या करेंगे, डिस्क्राइब सैंड कास्टिंग इन डिटेल लिखा हुआ है। इन डिटेल में क्या करना है, हम लोग कास्टिंग तो लिख लिए, सैंड कास्टिंग हो गया, क्या हो गया वो लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कास्टिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। हम लोग ने पिछले जो क्वेश्चन बताया उसमें आपको बता दिया गया, वो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांटेज लिखना है। सैंड कास्टिंग का क्या क्या एडवांटेज है, पहला है वर्सटिलिटी, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी शेप का ईजिली हम लोग कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इससे पैसा बचता है, हम लोगों को कोई एक्सटर्नल जो है बॉडी का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई मटेरियल का जरूरत नहीं पड़ता है। मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी, सैंड कास्टिंग में हम लोग इधर आयरन हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ब्रॉन्ज हो, कोई भी हो, सारा को हम लोग कर सकते हैं, सारा को हम लोग कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी है ना, कोई ज़्यादा इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये हमारा एडवांटेज है सैंड कास्टिंग का। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन था इस लेक्चर में। और इस लेक्चर के अलावा अभी और लेक्चर आएंगे ब्रह्मा सीरीज में, ठीक है। इसमें मेनली जो है
जो वीवीआई क्वेश्चंस थे वो मॉड्यूल 1 से आपके इन्वॉल्व थे, है ना। मॉड्यूल 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे वो सारा इस लेक्चर में था। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमने 6 क्वेश्चन इंक्लूड किया क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हो सकता है थोड़ा कम करें, 2 मॉड्यूल को एक साथ करें, वो हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जो अच्छे से पढ़ना है इसको, अभी नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर देखना है। ओके।